नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान और उद्यमी बलदेव भंडारी। भंडारी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार। भंडारी जी, आप प्रगतिशील किसान तो हैं ही, पंचायती राज संस्थाओं के साथ पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से आप जुड़े हैं जी। विभिन्न संगठनों के साथ, विशेष रूप से किसान संगठनों के साथ भी आपका जुड़ाव है। जहां आप फूल उगाते हैं वहीं आप बेरोज़ा उत्पादक भी हैं, खुम्ब उत्पादक भी हैं, आप मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी हैं आप। ये सब बातें आपसे करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों का बताइएगा भी कुछ अपने बारे में, जन्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, कैसे आप आगे बढ़े और आज एक एम्पायर खड़ा कर दिया। हाउ वाज इट डन? मैं छोटे से गांव कोहट में मेरा जन्म हुआ जी। और मेरी पढ़ाई गांव के स्कूल उपरों में प्राइमरी तक हुई। मिडिल तक मेरी पढ़ाई गुलाना घाट में हुई। उसके बाद मैट्रिक की जो मेरी पढ़ाई है वो मेरी सराहा स्कूल में हुई। उसके बाद आगे ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके बाद मैंने अपना कारोबार शुरू किया। क्या काम शुरू किया आपने? क्या शुरुआती मेरे फादर ठेकेदारी करते थे, तो उनके साथ ही मैंने काम किया। तो उसी काम में हम, उसी सिलसिले में हम आपके ऊपरी शिमला क्षेत्र में हमने काम किया। और वहाँ लगा कि वहाँ का इलाका काफ़ी डेवलप है और हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मेरे मन में एक भावना आई कि हम भी क्यों नहीं लोगों की सेवा करें। फिर 1985 में जब पंचायत के चुनाव आए तो पहली बार मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और पहली बार मैं प्रधान बना। आज भी आप प्रधान हैं? हाँ, आज भी मैं 7वीं बार पंचायती राज में लगातार। जामन की शेर? हाँ, जामन शेर की। जामुन होते थे यहाँ कभी? हाँ। जामन और शेर का एक जो रिश्ता है, जामन ये गांव है जहां मैं इस समय खड़े हैं। बिल्कुल। और जामन की शेर का मतलब है कि जब उसकी जो सीधी जमीन, धान वाली जमीन को हम शेर बोलते हैं, तो वो जामन की शेर इसलिए वहाँ का नाम है। तो 1985 में पहला चुनाव? हाँ, पहला चुनाव लड़ा, लोगों का आशीर्वाद मिला। उसी समय हमें बीडीसी का मेंबर एज ए प्रधान बीडीसी मेंबर बना और साथ ही फिर हमें लोगों ने चाहा तो मैं वाइस चेयरमैन का मैंने चुनाव लड़ा और मैं वाइस चेयरमैन बना। 1990 में दोबारा चुनाव आया तो लोगों ने फिर मेरे को दोनों पदों के लिए कहा कि आप दोनों पदों के लिए खड़ा, बीडीसी और प्रधानी के लिए खड़ा हो जाए। मैं दोनों पदों पे खड़ा हुआ। ऐसा प्रावधान था? हाँ, उस समय प्रावधान था कि दोनों पद हम रख सकते थे। 90 हो गया? 90 में हुआ। 95 में मेरी पंचायत महिला के लिए रिजर्व हो गई। तो उसमें फिर लोगों ने मेरे कहा कि आप अपनी पत्नी को खड़ा करें, तो मैंने पत्नी को खड़ा किया। खुद मैं बीडीसी के लिए खड़ा हुआ। लोगों के आशीर्वाद से दोनों में मैंने जीत हासिल की। फिर 2000 आया, 2000 में फिर मैं प्रधान का लोगों ने कहा, मैं प्रधान बना। 2010 में दोबारा चुनाव आए, फिर मैं प्रधान बना और इस बारी भी फिर लोगों ने आशीर्वाद दिया और इस बारी भी मैं 70% वोट लेके अभी भी पंचायत का प्रधान हूँ। इन 3 दशकों क्या उपलब्धि मानते हैं आप अपनी पंचायत के लिए या अपने पूरे क्षेत्र के लिए जो आप कर पाए? हमारे पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में जो मेरा इलाका घिन्नी घाट सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र घिन्नी घाट है जी। और यहाँ पर केवल उस समय जब मैं प्रधान बना तो जो ये सड़क है, ये सड़क भी सराहा चंडीगढ़ रोड सड़क थ्रू नहीं थी, केवल मात्र एक कच्ची सड़क थी। और मेरी पंचायत का एक भी गांव, एक भी घर सड़क से नहीं जुड़ा था। तो मेरे मन में सबसे पहले आया कि मेरी जो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, मैं हर गांव को सड़क से जोड़ूंगा, क्योंकि जहां सड़क पहुंच जाती है वहां अपने आप सारा का सारा जो डेवलपमेंट है, विकास पहुंच जाता है। तो मैंने उसके बाद सड़कों का सिलसिला शुरू किया और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आज तो नहीं, मैं 10-15 साल पहले ही मैंने हर गांव, हर मौजा, हर गांव, उपगांव और हर घर को मैंने सड़क से जोड़ा है। हालांकि ये कठिन पहाड़ी क्षेत्र है और सड़कें बनानी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हर गांव को सड़क से जोड़ा है। और इवन इतना ही नहीं, उसमें से लगभग आधी सड़कें हमने उसकी सोलिंग कर दी है। और अभी जब से मनरेगा आया है 5 किलोमीटर सड़क हमने पीसीसी सीमेंटेड पक्की कर दी है। कुल कितनी सड़कें होंगी इस समय? हमारे क्षेत्र में 45 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो अलग अलग हमारी 15 सड़कों के नाम है और 45 किलोमीटर लंबी सड़क हमने सारे अपने क्षेत्र में लिंक रोड्स बनाए हैं।
और उनको लगातार अभी तक हम लगातार उनको मेंटेन करते हैं। एक आजकल चल रहा है स्वच्छ भारत, तो क्या आपकी पंचायत खुला शौच मुक्त है? बिल्कुल, हमारी पंचायत जब ये कार्यक्रम चला था उसी समय हमारी प्रधान उस समय एससी महिला थी, यहाँ से मैं बीडीसी मेंबर था, तो मैंने पंचायत के साथ मिलके जो पहला निर्मल पंचायत पुरस्कार जो था वो पहले बैच में जब पुरस्कार मिला था तो उसमें हमारी पंचायत का नाम था और हमको 1 लाख रुपए की जो राशि है इनाम के रूप में हमारी पंचायत को मिली थी। और इस समय हमारी पंचायत स्वच्छ पंचायत में नंबर 1 पे। पिछली बारी भी हमने जो वाल्मीकि पुरस्कार के लिए हमने अप्लाई किया था, हम थोड़े से नंबरों से रह गए उसमें, ना तो हमको 5 लाख का प्राइज़ उसमें मिलना था। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए पंचायत के लिए? और देखिए, हमारी पंचायत में जहाँ तक विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि है, जहाँ तक मैं अपनी पंचायत में समझता हूँ, मेरे हर गांव में जो पंचायत लेवल की हमारे एक्ट के मुताबिक या जो हमारे प्रीव्यू में आती है वो सारी फैसिलिटी हमने दे रखी है। गांव में चाहे पक्के रास्ते की बात है, हर गांव में पक्का रास्ता है, बाउंड्रियाँ हमारी सारी की सारी बन चुकी है, हर गांव में हमारी जोड़ियाँ हैं, तालाब हैं, पानी के लिए हमारे घरों के अंदर भी हमारे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हमने अर्बन डैम्स बनाए हैं आपने। हाँ, सबसे बड़ा जो काम हमने किया है, शायद और पंचायतों में ऐसा नहीं है, कि मैंने 3 बड़े डैम बनाए। एक मैंने अर्दन डैम मिट्टी का डैम बनाया है और 2 मैंने बड़े डैम बनाए। तो 12 लाख रुपए के मनरेगा के माध्यम से हमने डैम बनाए और फुल हमारे आज भरे हैं। उससे क्या हो रहा कि हमारे जो उसके नीचे के जो सोर्स है वो रिचार्ज हो रहे हैं, जहाँ को पानी नहीं मिल रहा था वहाँ पर हमारे को आज पानी मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि। बाकी एक दूसरा जो हमारी अभी पिछले 2 साल पहले एक गाइडलाइन आई थी कि जो हमारे गऊ शेड है, हमारे गोट शेड है, उसके लिए भी नरेगा में प्रावधान रखा। तो वो भी बने बहुत। वो मैंने सबसे पहले मैं देख रहा था अपने MIS के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, कि हिमाचल प्रदेश में कहीं वो शुरू नहीं हुआ था। हमने उसी समय जब वो शायद गाइडलाइन हमारी सितंबर में आई थी और लोगों को पता नहीं लगा, अक्टूबर में हमारी ग्राम सभा, तो मुझे पता लगा, मैंने अपने उसको सेल्फ में रखा। बहुत खूब। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। भंडारी जी क्योंकि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हैं और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के आप कमेटी पे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं और किसानों बागवानों को क्या लाभ हो सकता है ये भी आपसे जानेंगे। हम यूँ गए और यूँ लौटे। जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसमें क्या ऐसी सुविधाएं हैं और योजनाएं हैं जिससे लाभान्वित हो सकते हैं? बहुत अच्छा बोर्ड है, इसमें लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भंडारी जी, आप फूलों की खेती करते हैं जी। कितना एरिया है पॉली हाउसेस का और कैसे कर रहे हैं? मैंने 2004-05 से पॉली हाउस का काम शुरू किया है, जिसमें मैं गुलाब की खेती अमूमन करता हूँ। उसमें जलबरा भी किया हमने, नीलिम भी किया, और मेरी 30,000 स्क्वायर मीटर में मेरा पॉली हाउस का काम है। तो कहाँ आप मार्केटिंग? हाँ, मार्केटिंग का थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी जो नज़दीक मार्केट है, मेरे चंडीगढ़ में माल भेजता हूँ, मैं देहरादून भेजता हूँ। साथ में ज़्यादा माल हो जाए तो दिल्ली, हमारे पास ऐसी मार्केट है जहाँ कितना माल भेज दो दिल्ली में कंज्यूम हो जाता है। तो आपको देख के कुछ लोग और भी प्रेरित हुए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को देख के हमने भी लोगों को आगे गाइड किया कि आप पॉली हाउस लगाइए और पॉली हाउस में आप फ्लोरिकल्चर का काम किए। तो मेरे एरिया में मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, कि हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा एरिया कवर हुआ है तो मेरे इस गिन्नी घाट क्षेत्र में है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लगे हैं। अच्छा। यहीं पर एक प्रोजेक्ट सामने लगा हुआ, उसमें लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर है। इसे 3-4 किलोमीटर एक आगे है, उसमें 25,000 स्क्वायर मीटर एरिया उसमें। एक शिकायत आ रही है 4-1 साल के बाद वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अमूमन देखने में आया, और अमूमन ये है कि 4 साल के बाद अगर हवा पानी उसमें भी बच गया, फिर भी 4 साल के बाद जो हमारी पॉली शीट है वो ख़राब हो जाती है। हाँ। उसमें जो सूरज की किरणें अंदर जाती हैं उसकी वो ख़राब है, उससे वो ताकत या फूल को, पौधे को वो चीज़ नहीं मिलती। हाँ जी। इसलिए उसको चेंज करना ज़रूरी है। और लोगों में इतनी क्षमता नहीं है, जिम्मेदारों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसको अपने आप चेंज कर ले, क्योंकि 1,000 हल क्या है उसका फिर?
उसका हल ये है जी, अगर अगर क्योंकि खर्चा उसमें ज़्यादा है, उसका है कि सरकार उसमें दोबारा से जो उसको ठीक करने के लिए, सीट चेंज करने के लिए दोबारा से उसमें सब्सिडी दे, तो ये उद्धार हो सकता है। तब कुछ बात बन जाएगी। और जैसे मैंने सोचा है अभी, मेरे को जैसे सरकार ने, केंद्र सरकार की, हमारे किसी मंत्रालय ने मेरे को NHB में डायरेक्टर नियुक्त किया है, जी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस स्कीम को, जो इस तरह की स्कीम हमारी जो पॉली हाउस में सीट चेंज करने की जो योजना है, उसमें दोबारा से सब्सिडी देने का प्रावधान हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। भंडारी जी, होता क्या है अमूमन, आम किसान को, गरीब किसान को, छोटे किसान को, बागवान को ये पता ही नहीं चलता है कि केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की क्या योजनाएं हैं। तो बड़े लोग उसको ले जाते हैं सुविधा को। बिल्कुल, इसका क्या हल है? बिल्कुल। कुछ बताएंगे आपकी, जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उसमें क्या ऐसी सुविधाएं हैं और योजनाएं हैं जिससे लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से मैं पहले भी जुड़ा रहा जी, मैंने जितने प्रोजेक्ट किए हैं, अपने प्रोजेक्ट तो सारे मैंने NHB के थ्रू माध्यम से कराए हैं। माध्यम से कराए। जी, एक्चुअली हमारे को जानकारी नहीं होती, आम आदमी को जानकारी नहीं। बहुत अच्छा बोर्ड है, इसमें लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। जैसे जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, आप उनको ओपन में लगाएं तो भी उस पर सब्सिडी है, और आप पॉली हाउस के अंदर सब्जी का काम करें, फूलों का काम करें, आप खीरा लगाएं, आप उसमें शिमला मिर्च लगाएं, सबके लिए उसमें स्कीम है। अब तो सुना है कि पानी में भी लगाने लग गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पानी मिट्टी की जरूरत नहीं है, मिट्टी की कोई जरूरत नहीं है, पानी में ही सब्जियां पैदा हो रही है। है। और सबके ऊपर जो हमारा हॉर्टिकल्चर जो है, आपने ट्रायल किया कोई ऐसा? नहीं, पानी वाला मैं अभी ट्रायल कर रहा हूँ, मैंने अभी शुरू किया है। जी। नहीं, इससे पहले हम जमीन पे लगाते थे। जी जी। लेकिन उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर का बड़ा इसमें योगदान है। अब तो जो सब्सिडी पहले 20% होती है, उससे 30% हुई। आजकल जो सब्सिडी है वो जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उसमें 35% के है, और जो हमारा हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा हिमाचल प्रदेश जैसा क्षेत्र है जो पहाड़ में आता है, उसमें 50% सब्सिडी है। और एक किसान को एक टाइम में एक प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ आइटम में 37.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, कुछ में 56 लाख लिमिट है, और कुछ हमारे जैसे हमारे कोल्ड स्टोर वगैरह है उसमें हमारी 72,60,000 तक सब्सिडी एक टाइम में उसमें मिल सकती है। लेकिन केवल लोगों को जानकारी नहीं है। हिमाचल सेब उत्पादक क्षेत्र है, सेब उत्पादकों के लिए आपके बोर्ड से क्या मिल सकता है? सेब उत्पादकों के लिए आप जैसे, आप हमारे पुराने पौधे हमारे खराब हो गए हैं, नए बगीचे आपने लगाने हैं, तो नए बगीचे भी आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी उसमें लिमिट है कि 25 बीघे से ऊपर जिसके पास जमीन होगी जो बगीचा लगाएगा उसको उनको सब्सिडी मिले। आप कोशिश करेंगे कि ये? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे और सीमा इसको नीचे घटाई जाए ताकि जो हमारा छोटा किसान है उसको भी इसका बेनिफिट मिलना उसको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी वो बिल्कुल बिल्कुल। और सेब के लिए और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ की, मैं पैकिंग ग्रेडिंग हाउस वो आप उसमें ले सकते हैं, उसके ऊपर 50% सब्सिडी है। अच्छा, जो ये नेट्स हैं, एंटी हेल नेट्स, एंटी हेल, उसके भी ऊपर सब्सिडी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सबके ऊपर पक्के स्ट्रक्चर बन जाएं और बार बार बांस लगा के खड़े ना करना पड़े, हजारों रुपए खर्च होते हैं उस पर भी, लेबर पे भी। एक बार पक्के स्ट्रक्चर बने हो और उसके बाद डाल दीजिएगा, सीजन खत्म हो गया उतार दीजिएगा, ऐसी कोई सुविधा? बिल्कुल सर, सेड नेट की भी हमारे पास सुविधा है। जो एंटी आपके जो ये आपके ओले पड़ जाते हैं उसके लिए जो जाली लगती है वो भी स्कीम में कवर होते हैं। तो सारी स्कीमें इसमें है। तो फिर आपका पैकिंग ग्रेडिंग हाउस बहुत बड़ा एक वो है, वो आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको रेफ्रिजरेशन वैन वगैरह आपने लेनी है तो उसके लिए भी इसमें 25 लाख, एक आदमी के लिए 25 लाख तक का उसमें प्रावधान उसमें है। बोर्ड ने ऐसी कौन सी और योजनाएं बनाई हैं जो आपके दिमाग में चल रही हों और जिन्हें आप कार्यान्वित कराना चाहते हो? देखिए, वैसे तो बोर्ड की काफ़ी योजनाएं अच्छी आई। मेरा तो दो तीन मेरी लोगों को पता नहीं कि अप्लाई कैसे करना है। मेरे दिमाग में है, तो मेरा ये करूंगा कि हिमाचल सरकार के पास जाना पड़ेगा कि केंद्र सरकार के पास? नहीं, ये तो केवल केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार केवल बोर्ड में जाना है, सरकार के पास भी जाना है। जो उसकी गाइडलाइन है उसके मुताबिक केवल आपने अप्लाई, केवल आपने छोटे प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे स्टेट ऑफिस है 20 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट है तो स्टेट ऑफिस में आपने अप्लाई करना। शिमला में हमारा निगम बिहार में ऑफिस है, और अगर बड़ा 20 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है आपने गुड़गांव में हमारा हेड ऑफिस, वहाँ आपने अप्लाई करना है। पहले LOI के देने के लिए प्री इंस्पेक्शन होती थी, लेकिन वो भी हमने किसान मोर्चा के माध्यम से हमने बात को उठाया, और अब आप अप्लाई करेंगे LOI आपके घर आ जाएगा, प्री इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं रही। बहुत अच्छा। सब्सिडी पहले आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने के बाद दी जाती थी, लेकिन अगर अब आपका जो आधा लोन आपने ले लिया बैंक से,
और आधा प्रोजेक्ट आपका बन गया, उसी से हम अगर अप्लाई करेंगे तो पूरी सब्सिडी आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। उससे क्या होगा अपने किसान को कि उसका जो ऋण लिया उसका जो ब्याज है वो उस दिन से बंद हो जाएगा जब सब्सिडी उसके खाते में आ जाएगी। बहुत बढ़िया। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के दौरान हम पहुँच जाएंगे भंडारी साहब के मशरूम फार्म पे। ये पॉलिटिशियन भी हैं, थोड़ी सियासत की बात भी इनसे जरूर करेंगे। हम तुरंत लौट के वापस आ रहे हैं, अब बने रहिएगा हमारे साथ। जो किसान मोर्चा है भाजपा का, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आजकल आप प्रदेश के अध्यक्ष। ये जब मोर्चे होते हैं, किसान मोर्चा, तो क्या राजनीति करने के लिए को किसानों के लिए भी करते हैं आप? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भंडारी जी, हम आ गए हैं आपके मशरूम फार्म पे। 2 यूनिट्स हैं आपके? जी, मेरे 2 यूनिट हैं। कब स्थापित किए थे? ये मैंने पहला यूनिट किया था 12-13 में, जिसकी एनुअल कैपेसिटी मेरी है 200 टन पर एनम। एक की? हाँ, एक की। और दूसरा किया था मैंने अभी 14-15 में, इसकी मेरी 250 टन पर एनम है। मार्केटिंग का क्या रहता है? हाँ, मार्केटिंग मेरे नज़दीक में चंडीगढ़ मार्केट है, चंडीगढ़ भी हम मार्केटिंग करते हैं, इधर देहरादून मार्केट है, और ज़्यादा माल हो जाए तो हम दिल्ली तक इसकी मार्केटिंग करते हैं। कुछ और लोगों ने भी आपको देख के? हाँ, कुछ हमारे लिए काफ़ी, अब मैं देखता हूँ कि मशरूम में काफ़ी लोग अब इसके लिए आ रहे हैं। भंडारी जी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाते आप कि सब लोग इकट्ठे कहीं मार्केटिंग करें? हाँ, इस तरह का रेफ्रिजरेटर वैन्स हों, ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, इस तरह का भी सोच रहे हैं, पर थोड़ा स्मॉल स्केल पे लोग हैं, लार्ज स्केल पे अभी तक कोई बड़े यहाँ नज़दीक में कोई नहीं आए। आप रोजिन और टर्पेंटाइन में भी काम करने जा रहे हैं, मैंने प्लांट देखा है आपका। इसकी क्या संभावनाएं हैं? हाँ, नहीं, इसमें संभावना इसकी बहुत है, क्योंकि कच्चा माल जो है, चीड़ का क्षेत्र है, चीड़ का क्षेत्र है, सारा का सारा जो हमारा प्राइवेट रीजन है, वो पहले तो कॉर्पोरेशन ही लेती, कच्चा बिरोजा जो है, बिरोजा जिसको बोलते हैं हम, पहले कॉर्पोरेशन ही लेती थी। लेकिन जब हमारे माननीय धूमल जी की गवर्नमेंट आई थी 98 में, उन्होंने इसको ओपन कर दिया था कि इसको आप कहीं भी बेच सकते हैं। तो उसका रॉ मटेरियल यहाँ पर है, यहाँ से बाहर जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पर इसको कच्चा माल हमको यहाँ मिलेगा और यहाँ से बना के हम इसका तारपीन और रोजनी बना के। लोगों की निजी भूमि में भी चीड़ के पेड़ हैं। हाँ, तो क्या वहाँ से भी बिरोजा लेते हाँ, हैं? हम मैक्सिमम जो हमारे फायदा होता होगा। बिल्कुल। हमारे बात आती है ना कि उसको टक लगाते हैं, उसकी लाइफ कम हो जाती है। नहीं, देखो, अब टक लगाने का सिस्टम बंद हो गया, अब तो रिले सिस्टम हो गया। अच्छा, रिले से निकलता, आप देखते होंगे टक लगाने का काफ़ी पुराना मेथड था, अब रिले लगता है, रिले से बिरोजा निकालते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था वो। नहीं, पहले तो टक लगता था, बहुत गहरे गहरे टक लग जाते, जिसकी वजह से पेड़ डैमेज हो जाता और आग लगती थी, पेड़ गिर जाते। लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, रिले मेथड से तो आपका ऊपर से जो खलड़ी है उसकी केवल उतारते हैं। आप कथा उत्पादक भी हैं, उसका भी यूनिट है आपका, उसकी क्या प्रोडक्शन है? हाँ, नहीं, उसकी प्रोडक्शन हमारी 13,000 क्विंटल हमारी कैपेसिटी है, लिमिट है। 13,000 क्विंटल लकड़ी हम हर साल लेते हैं लोगों से। किसानों से नहीं लेते, मैं डायरेक्ट किसानों से नहीं लेता, जो किसान आगे अपने एजेंटों को या खुद अपना परमिशन लेके परमिट बनाकर हमको भेजते हैं, तो उनसे हम लेते हैं। इसका कटान तो अब नहीं, कटान इस समय जैसे हिमाचल प्रदेश में इस समय तो ग्रीन फाइलिंग पे बैन है, लेकिन खेर ओपन है। खेर ओपन हो गया है लोगों को। हाँ, बिल्कुल, कमाई का साधन हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि खेर हमारा वैसे तो मेरा जमीन पर कुछ होता तो नहीं, और मेरा तो नहीं होती। बिल्कुल, मेरा तो शर्मा जी ये मानना है कि खेर तो एक किस्म से हमारी कृषि उपज है, क्योंकि 15-20 साल के बाद ये पेड़ काटने के लिए हो जाता है, और दोबारा से फिर ये एक ऊपर से कट जाता है, दोबारा से इसमें दोबारा सूट आ जाते हैं, और वो जल्दी तैयार हो जाता है। तो जो वैसे भी ये मेडिसिनल प्लांट है, क्योंकि कत्था जो है मेडिसिन है वैसे तो एक तरह से। क्या इस क्षेत्र में कोई औषधीय पौधों का भी? नहीं, औषधीय पौधों का यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो है कि हमारे जो एक हर्ड है वो बहुत बड़ी हमारी मात्रा में हमारे क्षेत्र में होती है, और हिमाचल प्रदेश में जितनी टोटल प्रोडक्शन है उसका मेरे ख्याल से जंगलों में उगे हैं खूब। हाँ, जंगलों में भी हैं, लेकिन जो प्राइवेट भूमि में जंगलों के तो वाइल्ड है वो तो ज़्यादा नहीं, जो लोगों को जमीनों में भेड़ा तीनों चीजें गर्म क्षेत्र है। बिल्कुल। और हर्ड का जो प्रोडक्शन है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जितनी कुल प्रोडक्शन है उसका 70% जो है मेरे एरिया में होता है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा स्कोप है। तो कुछ ऐसा भी कर रहे हैं आप अपने जो इलाके के लोग हैं, किसान गरीब हैं, अपने इलाके में, कि वो उगाएं, बढ़िया किस्में उगाएं, हरड़ की, बहेड़ा की, आंवला की,
इसके लिए क्या कर रहे हैं? जी जी, अभी हेरड की पहले तो ग्राफ्टेड पौधा तैयार नहीं होता था, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने और हमारी यूनिवर्सिटी को जांच नूरपुर के पास जो हमारा है वहाँ पर उन्होंने ग्राफ्टेड पौधा तैयार कर दिया है जी। और प्राइवेट नर्सरी में भी अब ग्राफ्टेड पौधा उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है? हाँ नहीं, उसमें हर्ड में सबसे बड़ी बात है कि जो जितना बड़ा साइज होगा उतना उसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी। नॉर्मल तो 10-12 रुपये 15 रुपये किलो रेट मिलते हैं, लेकिन जितना बड़ा साइज होगा 100 रुपये किलो तक भी आपको इसके दाम मिल सकते हैं। आपके मन में कोई ऐसी योजना है कि हरड़, बहेड़ा, आंवला के लिए आपस में लोग मिलकर कुछ करें इकट्ठे होकर, तो मार्केटिंग अच्छी हो सकती है, पैसे अच्छे मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बल्कि इसके ऊपर शायद मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसका होगा कि जो भी हम इसकी प्रोसेसिंग के यूनिट यहाँ पर लगाएं, जैसे मैंने बिरोजे का लगाया, इसके साथ ही मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। मैं नेपाल में देख के आया हूँ अभी 2 महीने पहले, तो वहाँ पर उन्होंने बिरोजे के साथ साथ ही जो प्रोसेसिंग प्लांट जो अपने आंवले का जूस हो गया, आपका ये हरड़ का वो हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम वहीं पर उसका रस निकाल के और उसकी मार्केट में बहुत वैल्यू मिलती है। भंडारी जी, आप का ताल्लुक एक राजनीतिक दल से भी है, भाजपा से है। प्रदेश के आप सचिव रहे, सिरमौर ज़िला के अध्यक्ष रहे, आप मंडल के अध्यक्ष रहे कई मरतबा, और जो किसान मोर्चा है भाजपा का उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, आजकल आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये जब मोर्चे होते हैं, किसान मोर्चा, तो क्या राजनीति करने के लिए, किसानों के लिए भी करते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए राजनीति करने के लिए तो चलो राजनीति तो आप बोलेंगे वही राजनीति तो होती है, लेकिन हमारा काम है कि हम किसानों के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमारा 24 घंटे ये रहता है कि किसानों के लिए किसानों के ऊपर कहीं भी कोई मुसीबत आएगी, किसानों की क्या दिक्कतें हैं, उसके बारे में हम मोर्चे के माध्यम से हम यहाँ से लेके, मैं तो राष्ट्रीय स्तर तक रहा था, हम वहाँ तक उठाते रहे। नारेबाजी तक सीमित तो नहीं? नो नो नो, नारेबाजी तक नहीं। क्या प्रैक्टिकल करते हैं आप? प्रैक्टिकल क्या करते हैं, जहाँ भी लोगों की समस्या आती है, कहीं सड़कें बंद होगी, किसानों के ऊपर मार्केट में नहीं आ रहे, वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं। हमारी सरकार है, सरकार के पास उस बात को ले जाते हैं। जैसे मैंने NHB में पहले सब्सिडी पूरा होने पे आती थी, हमने किसान मोर्चा जब मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था, हमने वहाँ मांग उठाई कि भैया सब्सिडी आनी चाहिए पहले, लेकिन जो सब्सिडी मिलती है वो तो हमारी इंटरेस्ट में चली जाती है सारी। आपकी सरकार भी रही है केंद्र में पहले, अब भी है, बीच में 10 साल कांग्रेस नीति सरकार रही। एप्पल का मसला अभी तक उलझा हुआ है, देखिए हमारे इंपोर्ट ड्यूटी। बिल्कुल, हमने इस बात को किसान मोर्चा के माध्यम से भी उठाया, और अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम में जो बाहर से कम हुआ था, और अभी भी हमारा ये है कि अभी भी हम इसमें बिल्कुल लगे हैं कि बाहर से जो सेब आता है, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो सेब पैदा होता है, हम बाहर के सेब को कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो उपज है वो ज़्यादा है और उनकी लागत कम है। हमारी उपज कम है और हमारी लागत ज़्यादा है, इसलिए हमारा है कि जो बाहर से सेब यहाँ पर आता है उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारा जो सेब है वो मार्केट में ठीक बिके। भंडारी जी, अंतिम प्रश्न, आप एक उद्यमी हैं, सफल उद्यमी हैं। युवा आजकल सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं जी, नौकरियां सीमित हैं सरकारी, क्या संदेश है आपका? नहीं, मेरा तो केवल यही संदेश है कि इस समय प्राइवेट सेक्टर में और छोटे छोटे उद्योग लगाकर हम अपने बच्चों को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। लोगों का अगर रुझान, क्योंकि सिर्फ सरकार की तरफ लोग आजकल हमारा युवा भाग रहा है, जबकि प्राइवेट में अगर अच्छे बच्चे हैं तो बहुत सरकार के इतनी स्कीम्स हैं, जैसे अभी आप तो बैंक से लोन लेने के लिए भी मुद्रा बैंक जैसी हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चला दी है कि 10 लाख तक का आप लोन आप बगैर कोई सिक्योरिटी के आप ले सकते हैं। तो बहुत चांस हैं, चाहे किसी के क्षेत्र में चले जाएं आप या दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, बहुत चांस है। लेकिन हमारा जो एक सरकारी क्या, सरकार में नौकरी मिल जाए तो हमारा पक्का हो गया, मतलब करना कुछ नहीं है, वहाँ पर पक्के हमको पैसा मिलता रहेगा, वो बड़ा हमारा वो है। आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि युवा आपसे प्रेरित हों, अपने उद्योग धंधे लगाएं, स्थापित करें और समृद्ध हो जाएं। आपने ETV के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पिछड़े हुए क्षेत्र में आकर आपने पूरा एरिया भी देखा है और हमारी बात को भी सुना है और बात को आगे बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ETV का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं 4-5 महीने से लगातार ETV को देखता हूँ और उसी से मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब अभी आपके कार्यक्रम आते हैं। थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ETV न्यूज़। नमस्कार।